नमस्कार। करी पत्ता के इन फायदों के बारे में चौंक जाएंगे आप। सुंदरता और सेहत का है खजाना। नीम के पत्ते के फायदे के बारे में तो आप जरूर सुना ही होगा। यह बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन इसे सुबह खाली पेट चबाना बहुत ही फायदेमंद होता है। ये तो हुई नीम की बात, लेकिन क्या आपने मीठा नीम का नाम सुना है? जी हाँ, मीठा नीम, जिसे हम करी पत्ता, करी लीफ कहते हैं। घर की महिलाएं को इसके बारे में जरूर पता होगा, कारण कि करी पत्ते का इस्तेमाल अधिकांश घरों के किचन में जरूर होता है। दाल और सब्जियों से लेकर इडली, सांभर, ढोकला और अन्य आइटमों में इसका छौंक लगाने से स्वाद बढ़ जाता है। भोजन में स्वाद बढ़ाने के साथ ही करी पत्ता हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही इसके सौंदर्य से जुड़े फायदे भी हैं। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। करी पत्ता आयरन और फॉलिक एसिड का बेहतरीन स्रोत है। हमारे शरीर का आयरन अवशोषित करने में करी पत्ता मदद करता है और हमें एनीमिया जैसी बीमारी से बचाता है। हर दिन सुबह के समय खाली पेट करी पत्ता और खजूर का सेवन करना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद बताया जाता है। दूसरी, डायबिटीज के मरीजों के लिए करी पत्ता बहुत फायदेमंद है। करी पत्ता को खान पान में शामिल करने से आप इस डायबिटीज जैसी समस्या से बहुत बचाव और इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी करी पत्ता का सेवन करना बेहद फायदेमंद है। तीसरी बात, आजकल के बदलते मौसम में कभी धूप तो कभी बारिश आम बात है। ऐसे में खांसी की समस्या भी हो जाती है। गीली खांस में कफ बनता है, तो कभी यह कफ सूख जाने पर सीने में दर्द भी होता है। ऐसे में करी पत्ता का सेवन फायदेमंद है। करी पत्ते को पीसकर या फिर शहद के साथ इसके पाउडर का सेवन करने से आराम होता है। चौथी बात, पेट से जुड़ी पाचन संबंधी समस्याओं में भी करी पत्ता का सेवन फायदेमंद होता है। दस्त होने पर करी पत्ते को पीसकर छाछ में मिलाकर पीना चाहिए। करी पत्ते के सेवन से पेट की गड़बड़ी दूर होती है। पेट संबंधी कई तरह के दोषों को शांत करने में इसका सेवन फायदेमंद होता है। पांचवी बात, कई तरह की त्वचा संबंधी समस्याओं में भी करी पत्ता फायदेमंद है। अगर आप लंबे समय से चेहरे पर मुहासों या अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, तो हर दिन करी पत्ता चबाएं। आप करी पत्ते का पेस्ट बनाकर चेहरे पे भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने बालों को काला, घना और मजबूत बनाने के लिए नारियल तेल में करी पत्ता को उबालकर बालों की मालिश कर सकते हैं। इस तरह यह न केवल सेहत के लिए बल्कि सौंदर्य के लिए भी फायदेमंद है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है गांव और शहर के बीच झूलती जिंदगियां। कोरोना संकट ने भारत के वर्ग विभाजन को बेनकाब कर दिया है। इसने हमारे कल्याणकारी राज्य होने के दावे को बुनियाद पर निर्णायक चोट करते हुए क्रोनिक पूंजीवाद के चेहरे को पूरी तरह से सामने ला दिया है। लॉकडाउन लगाए जाने के बाद जिस तरह से लाखों की संख्या में मजदूर और कामगार अपने गांव की तरफ रिवर्स पलायन कर निकल पड़े, उसकी मिसाल आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में देखने को नहीं मिलती है। यह एक ऐसा वर्ग है जिस पर लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार पड़ी है, या फिर यूं कहें कि उन्हें कष्ट कर दिया गया है। वे अपने देश में ही प्रवासी करार दिए गए। एक ऐसे समय में जब सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, तो उन्हें पूरी तरह से लावारिस छोड़ दिया गया, जबकि इस देश के चुनावी राजनीति को चलाने वाले वही सबसे बड़े ईंधन हैं। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार का रवैया ऐसा रहा मानो इनका कोई वजूद ही ना हो। जब वे भूखे प्यासे बदहवासी के आलम में सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा पर पैदल ही निकल पड़े, तब भी इस व्यवस्था का दिल नहीं पसीजा और उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करते उनके हाल पर छोड़ दिया गया।
लॉकडाउन के दौरान शहरों में रोजगार पूरी तरह से ठप हो जाने के बाद मजदूरों को अपना गांव दिखाई पड़ा था, जहां से वे शहर की तरफ पलायन करने आए थे ताकि वे अपनी और अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम कर सके। और जब हम लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं तो एकमात्र फिर से रोजगार की तलाश में उनकी शहर की तरफ निकलने लगे हैं। बीते कुछ दशकों में भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस दौरान गांव में सीमित रोजगार, खेती के लगातार बिगड़ते हालत और शहरों के बढ़ते काम के अवसरों के कारण एक बड़ी आबादी शहरों की ओर भागने को मजबूर हुई है। इसमें बड़ी संख्या छोटे किसानों और खेतीहर मजदूरों की है। ये वे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हाशिए पर थे और शहरों में भी परिधि पर रहते हैं, जिसे हम स्लम या झुग्गी बस्ती कहते हैं। शहरों के चमक दमक के बीच इन बस्तियों में जीवन जीने के लिए सबसे बुनियादी जरूरतों का अभाव होता है। हालांकि यहाँ बसने वाली आबादी शहर की रीढ़ होती है, जो अपने श्रम से शहर की अर्थव्यवस्था में बहुमूल्य योगदान देती है। ये श्रम शक्ति असंगठित औद्योगिक श्रमिकों के अलावे निर्माण श्रमिक, छोटे दुकानदार, सब्जी खाने का सामान बेचने वाले, अखबार बेचने वाले, धोबी, फेरी वाले, सफाई करने वाले, घरेलू कामगार इत्यादि जैसे काम करते हैं, जिन्हें असंगठित क्षेत्र में गिना जाता है। 90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के तहत विकास का जो मॉडल अपनाया गया था, उनकी परिधि में यह बड़ी आबादी अभी बाहर है। उदारीकरण का असली लाभ कुछ लोगों को ही मिला, जबकि असंगठित का एक बड़ा हिस्सा जीतोड़ मेहनत करने के बाद भी बेहतर जिंदगी जीने के लिए न्यूनतम सुविधाएं से भी दूर है। उनके बच्चों को ना तो बेहतर शिक्षा मिल पाती है और ना ही काम के बेहतर अवसर। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि आर्थिक असमानता की खाई इस कदर चौड़ी हो गई है कि मात्र 57 अरबपतियों की संपत्ति देश के आर्थिक पैदान पर नीचे से 70% आबादी के कुल संपत्ति के बराबर है। यह वही आबादी है जिससे इस देश का चुनावी लोकतंत्र संचालित होता है, क्योंकि वोट डालने के लिए यही वर्ग सबसे ज्यादा बाहर निकलता है। हर बार एक नई उम्मीद के साथ आजादी के बाद से अब तक यही लोग चुनावी राजनीति के ईंधन बने हुए हैं। लगभग हर इलेक्शन में गरीबी ही चुनाव जीतने का मुद्दा होती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद हर पार्टी द्वारा इन्हें भुला दिया जाता है। हमारे देश में गरीब और गरीबी विपक्ष के मुद्दे हैं। लगभग सभी सियासी दल इन्हें केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और संकट के समय में इन्हें भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाता है। इस बार कोरोना संकट के समय भी यही हुआ है और राज्य सरकारों ने मजदूर और कामगारों का न केवल नजरअंदाज किया, बल्कि उनके पीड़ा को अवास्तविक बताने की भी कोशिश की गई। जब हम सभी को लाखों मजदूरों सड़क पर घिसटते हुए दिखाई पड़ रहे थे, तब भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया जा रहा था कि अब कोई भी सड़क पर नहीं है, जो भी बाहर था उसे उपलब्ध आश्रय में ले जाया गया है। इस प्रकार इन्हें सीधे तौर पर कोई राहत पैकेज भी नहीं दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से जिस बहुचर्चित वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई है, उसमें अधिकतर कर्ज, ब्याज आदि पर छूट देने जैसी बातें हैं। मनरेगा में अतिरिक्त आवंटन किया गया है। साथ ही वापस लौटे मजदूरों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने की घोषित उद्देश्य के साथ गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए के आवंटन की बात की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वापस लौटे मजदूरों को 125 दिनों तक रोजगार मुहैया कराने की बात की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि गरीब रोजगार कल्याण अभियान से पहले से चल रही योजनाओं को ही नई पैकेजिंग के साथ पेश किया गया है। दरअसल भारत में गांवों से शहरों की तरफ पलायन और रिवर्स पलायन की समस्या इतनी बड़ी और व्यापक है, इसे मनरेगा और गरीब कल्याण रोजगार अभियान जैसी योजनाओं के सहारे हल नहीं किया जा सकता।
इसके लिए व्यापक दृष्टि और दीर्घकालीन प्लानिंग की जरूरत है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो इसे राष्ट्र के एक ऐसे प्रमुख समस्या के तौर पर देखना होगा जिसके अंतर्गत देश की लगभग 70% आबादी फंसी हुई है। तभी हम इसका कोई ठोस और अस्थायी उपाय खोज सकेंगे। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो इस आबादी के लिए शहर अस्थायी ही सराय बने रहेंगे, क्योंकि जब हमारे गांव इतने बड़ी आबादी के पेट पालने की स्थिति में नहीं रह गए हैं, ऐसी स्थिति में करोड़ों जिंदगियां गांव और शहर के बीच झूलने को ही मजबूर रहेगी। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।